हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रश्नों को करने वाले हैं और ये हमारा पीवाईक्यू सीरीज का दूसरा लेक्चर है। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Which system is used to refer amount of things? Number system, number words, number symbols या all of these? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास नंबर सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1। Number system define a set of values that is used to represent। नंबर सिस्टम जो है वो सेट ऑफ वैल्यूज देता है जो रिप्रेजेंट करता है क्या? क्वालिटी, क्वांटिटी, वैल्यू या ऑल ऑफ दीज। तो ये नंबर सिस्टम है तो ये क्वांटिटी को शो करेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। बीट एट पोजीशन 0 इज यूजुअली रेफर टू एज। बाइनरी में अगर हम कहीं बिट 0 जो होता है, 0 पोजीशन पे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। तो हम इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई 4 डिजिट का बाइनरी नंबर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 है, 0 है, 0 है और ये 1 है, ठीक है। तो जो 0 पोजीशन पे ये होता है, ये 1 पोजीशन पे, 2, 3 पोजीशन पे, ऐसे हम काउंटिंग करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं हम काउंट करना। तो 0th पोजीशन पे जो ये नंबर होता है इसको हम बोलते हैं एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और सबसे राइट मोस्ट में जो होता है इसको हम बोलते हैं एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्यों? क्योंकि आप इसका वैल्यू लिखिएगा तो सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का होता है। जैसे इसका वैल्यू लिखे हम कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू, इस पोजीशन का वैल्यू होता है 1, इस पोजीशन का वेट होता है 2, इस पोजीशन का वेट होता है 4, इस पोजीशन का वेट होता है 8। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 8 और इसका वैल्यू आ गया कितना? 1। अब बात करते हैं इसका टोटल वैल्यू कितना आ गया? 9। अगर 9 में आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? 8 का है ना। और ये 8 कहां पे हमारे पास है? इस पोजीशन पे है। तो इसीलिए इस पोजीशन को हम नाम देते हैं एमएसबी। और सबसे कम कंट्रीब्यूशन जो है 1 वो इसका है और ये जो है हमारे पास यहाँ पे है इसको हम बोलते हैं क्या? एलएसबी, सबसे कम कंट्रीब्यूशन इसका होता है जिस कारण से। क्लियर है? तो 0 पोजीशन पे जो होता है उसको हम नाम देते हैं क्या? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। या राइट मोस्ट जो बिट होता है उसको क्या बोलते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और लेफ्ट मोस्ट जो बिट होता है उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या होता है? लेफ्ट मोस्ट बिट भी इसका नाम देते हैं। क्या होता है? राइट मोस्ट बिट। क्लियर है? नेक्स्ट है, इन विच सिस्टम ईच डिजिट हैज ए वेट कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स पोजीशन। किस सिस्टम में हर एक डिजिट का अपना एक वेट होता है उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे हम पीछे देखे थे, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि हर एक डिजिट जो अपना यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक डिजिट का अपना एक वेट है। इसका वेट 1 है, इसका वेट 2 है, इसका वेट 4 है, इसका वेट 8 है। तो उसी तरह इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस नंबर सिस्टम के हर एक डिजिट का अपना वेट होता है। तो बाइनरी तो पीछे देख चुके हैं, डेसिमल का भी होता है और ऑक्टल का भी होता है, यानी चारों का चारों जो है आपका वो सही आंसर है। ठीक है, इन तीनों नंबर सिस्टम को हम लोग पोजिशनल या वेटेड नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वेटेड नंबर सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक डिजिट का अपना एक वेट होता है। ठीक है, अगर डिजिट का वैल्यू निकालना है तो उस डिजिट पे और उसके पोजीशन के वेट पे डिपेंडेंट होता है। जैसे बाइनरी का मैंने पीछे देख चुका था। अब डेसिमल की बात करें, ठीक है, तो डेसिमल अगर 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, ठीक है, 1, 2 और 3, तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्लेस का वेट होता है 1, इस प्लेस का वेट होता है 10 और इस प्लेस का वेट होता है कितना? 100, जिसको हम बचपन पढ़े होंगे प्लेस वैल्यू पढ़े थे। तो इस वाले इसका अगर 3 का अगर को निकालना है वैल्यू कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 गुना 1 यानी कि 3। अगर इस प्लेस का वैल्यू निकालना होगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 2 गुने 10 यानी कि 20। इसका वैल्यू निकाल कितना आएगा? 1 गुना 100 यानी कि 100। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं हर एक डिजिट के प्लेस पे हम अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह ऑक्टल की बात करें, इसको भी अगर हम 3 डिजिट का ले लेते हैं, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है, तो
इस प्लेस का वैल्यू होता है 1, इस प्लेस का वैल्यू होता है 8 और इस प्लेस का वैल्यू होता है 64। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमको इस 3 का वेट निकालना है, कितना इसका वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 3 इंटू 1 यानी कि 3। इस 2 का वैल्यू कितना आएगा, 2 पोजीशन पे जो है इसका वैल्यू आएगा 2 इंटू 8 यानी कि 16, और इस पोजीशन का वैल्यू कितना आएगा, तो 1 इंटू 64 यानी कि 64 जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। तो देख रहे हैं हम कि तीनों नंबर सिस्टम में हर एक नंबर सिस्टम का अपना प्लेस का अपना वेट होता है, अपना वैल्यू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इफ वी रिप्लेस ईच ऑन स्विच विथ 1, ऑन को रिप्लेस करना है 1 से, एंड ईच ऑफ स्विच रिप्लेस विथ 0, देन वी गेट ए नंबर सिस्टम कॉल्ड। तो इस प्रकार से मुझे नंबर सिस्टम मिलेगा, वो कौन मिलेगा, तो दो ही नंबर है 1 और 0। आपको पता है ये किस में आता है 1 और 0, बाइनरी नंबर सिस्टम में आता है, यानी कि ये होता है 1। अगर डेसिमल की बात करें तो इसमें आपके पास आते हैं 0 से लेकर के 9 तक। हेक्साडेसिमल की बात करें इसमें आते हैं 0 से लेकर के 15 तक। क्लियर है। ऑक्टल की बात करें हम तो इसमें आते हैं आपके 0 से लेकर के 7 तक। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है अपने पास द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -539 10th डेसिमल इज इन हेक्साडेसिमल, यानी आपको ये जो आपका डेसिमल नंबर है इसको आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है। अच्छा, टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों बोला, क्योंकि माइनस में है। माइनस में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। तो हमको इसको लिखना किस में है, टूज कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए पहले हम जो पॉजिटिव नंबर है 539 इसका हम बाइनरी नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तब तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमको निगेटिव नंबर दे देगा। तो बाइनरी अगर आप इसका निकालते हैं तो बाइनरी कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं। तो हम इसका डिवाइड करके ही निकाल लेते हैं, तो 269 हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा 134, और इसका रिमाइंडर बचेगा कितना 1, फिर ये 134 जो होगा वो आपका 2 से जाएगा, 2 जाएगा कितना 67, और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0, फिर 67 किससे जाएगा 2 से जाएगा, 3 और 3 33, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब ये 33 किससे जाएगा 2 से, यानी कि 16, और रिमाइंडर बचेगा 1। 16 किससे जाएगा 8 से, यानी सॉरी 8 से क्यों जाएगा, 2 से जाएगा 8 टाइम्स में, और रिमाइंडर बचेगा 1। 8 जाएगा किससे, रिमाइंडर 0 बचेगा। ये जाएगा 2 से 4 टाइम्स में, और रिमाइंडर बचेगा 0। फिर ये 4 जाएगा 2 से 2 टाइम्स में, और रिमाइंडर बचेगा 0। और ये 2 जाएगा 1 टाइम्स में, और रिमाइंडर बचेगा 0। तो बाइनरी डिजिट आपको पता है कि हम लोग कैसे लिखते हैं, नीचे से लिखते हैं। तो बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन आएगा 539 का कितना आएगा 1 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, फिर 1 1 2 1 आएगा, 1 0 आएगा, और 1 2 1 आएगा, फिर से कितना ही आएगा। क्लियर है। अब देखिए हमको क्या करना है, यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमको रिप्रेजेंट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। जब हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो हर एक डिजिट के लिए हमको 4 बाइनरी कोड की जरूरत होती है, 4 बाइनरी डिजिट की जरूरत होती है। क्लियर है। यहां पे हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ही है हमारे पास। ठीक है, 10 ही है, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके कितना का ग्रुप चाहिए हमको, 4 का ग्रुप चाहिए। तो ये 4 का ग्रुप तो आपको बन जाएगा एक साथ। ठीक है, 1 2 3 4 यहां तक का ग्रुप बन जाएगा एक साथ। लेकिन अब जो ये बचा 2 ही बचा, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, पीछे से 2 हम 0 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 539 का प्लस 539 का हेक्साडेसिमल में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ये 4 डिजिट में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका वंश कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। आपको पता होगा वंश कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, हर एक डिजिट को हम इन्वर्स कर देते हैं। ये काम करते हैं, तो 0 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 0 है तो 1 आ जाएगा, ये 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 का 1 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0 0 का 1 1 का 0 और 1 का 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देते हैं। ये क्या है हमारे पास
वंस कॉम्प्लीमेंट आया। अब इस वन कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, वन को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टू कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ वन को ऐड करते हैं, तो वन को ऐड करने पर क्या होगा, जीरो और वन को ऐड करेंगे तो वन होगा, बाकी सब ऐसे ही रह जाएगा। 1 2 3 4 0 और डबल वन। अब देखिए फिर क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में 4 का ग्रुप बना लेंगे, ये 4 एक साथ रहेगा, ये 3 और 1 के 4 एक साथ रहेगा, और ये 4 जो हमारा है वो एक साथ रहेगा। क्लियर है तब। अब देखिए इसके बाद अगर इन चारों की बात करें तो बाइनरी सिस्टम लिखना सीख चुके हैं। इसका वैल्यू 1 होता है, इसका 2, इसका 4, तो ये काउंट करें कितना आ गया, ये 5 आ गया, आ जाएगा। इसका वैल्यू होता है 1, इसका 2, इसका 4, इसका 8, इसको काउंट किया कितना आया, 8 4 12 2 14, यहाँ पे आ गया कितना, 14। इसका वैल्यू है 1, इसका 2, इसका 4, इसका 8, 8 4 12 1 13 13। हेक्साडेसिमल जब हम लिखते हैं तो हेक्साडेसिमल को पता होगा कि हम लोग 10 11 12 ऐसे जो है, तो 10 को ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, 13 को डी बोलते हैं और 14 को ई बोलते हैं, तो यार 5 को 5 हो जाएगा, 14 को हम क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, और 13 को बोलेंगे डी। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा DE 5 जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, when an odd number is converted into binary number the LSB is। जब odd number को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका LSB कितना आएगा, LSB हमारा कितना आएगा, तो 1 आएगा। कैसे, इस हमारे 3 है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके कितना लिखेंगे, 1 1 लिखेंगे, तो LSB पे कितना आया है, 1 आया है। 9 को देख लीजिए, 9 को लिखेंगे तो 1 0 0 1 लिखेंगे, तो LSB में कितना आया, 1 आया। तो जब भी हम ऑड डिजिट को लिखेंगे तो इसके LSB डिजिट पे यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वहां पे हमारा इसका 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आएगा। क्लियर है। व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इन 132A। अभी हमने पढ़ा था हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी का 4 बिट चाहिए और ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी का 3 बिट चाहिए। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में अगर हम 132A को लिखें, ठीक है, तो आपको पता है कि A जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, हमने पीछे देखा है, अभी देखा है। तो अगर हम इस 10 को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1 0 1 0, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 को लिखना चाहें तो 4 डिजिट में, तो यहां पर जाएगा 0 1 0 0। ठीक है, अगर 3 को लिखना चाहें हम तो 1 1 0 और 0, और अगर 1 को लिखना चाहें तो 1 0 0 और 0। क्लियर है, इतना ही होगा। ठीक है, अब हमको इस जो हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। हम बताया कि ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने कितना डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, तो अब 3 का ग्रुप बना लेंगे। तो इस 3 को एक साथ ग्रुप बनाएंगे, यहां से इस 3 का एक ग्रुप बनाएंगे, यहां से इस 3 का एक ग्रुप बनाएंगे, ये 3 का एक ग्रुप हो गया और ये 3 का हमारे पास एक ग्रुप हो गया। हो गया, क्लियर है। ये 0 है तो इसको 3 ग्रुप बनाने के लिए और हम 2 0 डाल देंगे तो इसका भी हमारे पास क्या बन गया, ग्रुप बन गया। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो ये हमारे पास 1 है, ये 2 है और ये कितना है, 4 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू 1 होता है, ये 2 होता है और ये 4 होता है, 4 और 1 ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे इसका 1 2 और ये 4, तो इसका आ जाएगा 4, यहाँ पे ये 1 2 और 4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 2 और 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कुछ है नहीं मतलब 0 आ जाएगा। तो हमारा टोटल नंबर कितना आ गया, 0 1 1 4 5 2। तो नंबर पे 0 कोई मतलब है नहीं, हमारे पास नंबर कितना आएगा, 1 1 4 5 2 जो है ये आपका 132A हेक्साडेसिमल का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ CA516। ठीक है, हेक्साडेसिमल है, 4 डिजिट हमको चाहिए। ए का मतलब कितना होता है, 5 तो 5, ठीक है। ए का मतलब कितना होता है, अगर हम ए की बात करें तो ए का मतलब होता है 10, और सी का ए 10 और सी 12, ये ना होता है, और ये 5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 4 फॉर्मेट में, 4 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 5 को कैसे लिखना पड़ेगा,
5 को लिखना पड़ेगा कैसे, 4 प्लस 1, यानी 4 वाले पे 1 होगा और 1 वाले पे भी 1 होगा, यानी 1 0 0 1 ये होगा। तो हम बात करें 4 डिजिट का 1 0 0 1, तो देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे क्या 1 0 0 1 है, नहीं है। इसमें इस लास्ट वाले को बात करें तो 1 0 0 1 है, नहीं है। 1 0 0 1 है, नहीं है, यानी कि हम बोले तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 9 हो गया, गलत हो गया। 0 1 0 1 होगा, तब ना ये 1 2 और 4 ये 5, हाँ 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर। आप एक ही डिजिट को निकाल के चेक कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरे को भी निकाल लेंगे। क्लियर है? बोलता क्या है, हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। इस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें हम तो कितने गेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम, एक्स जेड प्लस वाई जेड, इसमें से हम जेड को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बचेगा कितना, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हम यहां देख रहे हैं कि एक हमारे पास एक्स प्लस वाई, इसके लिए हम 2 इनपुट है तो इसके लिए हम और गेट लगा सकते हैं। प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, और को, और एक यहाँ इनटू है तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, एक एंड गेट, यानी एक हमारे पास आ गया, इसके लिए और गेट और इसके लिए एंड गेट, तो यानी टोटल हमें 2 गेट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। आप देख सकते हैं कि 2 इनपुट है तो इसके लिए आप और गेट लगा लीजिए, एक आउटपुट निकल जाएगा इसका, और जो एक जेड है जो ये आउटपुट आया, इन दोनों के लिए एक एंड गेट लगा लीजिए तो एक आउटपुट आ जाएगा। ये आपका इनपुट एक्स हो गया, ये इनपुट वाई हो गया, इनपुट जेड हो गया, ये आपका फाइनल आउटपुट आ गया। तो टोटल गेट की आवश्यकता कितनी पड़ी हमें, टोटल गेट की आवश्यकता हमें 2 पड़ी, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, Which Boolean law is represented below? A plus A equal to A। एक में अगर हम A को जोड़े तो A आता है, ये कौन सा लॉ बोलता है, बुलियन अलजेब्रा का। क्लियर है? एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेम्पोटेट और डोमिनेंट। तो ये जो लॉ है आपका, अगर आपको याद हो तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ है आपका, ऑप्शन नंबर 3। अगर हम एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास A प्लस B प्लस C है तो ये बराबर होता है A प्लस B और प्लस C के, होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि हम इसके प्लेस को चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसे A प्लस B जो है बराबर हो जाएगा B प्लस A के। क्लियर है? अगर हम डोमिनेंट लॉ की बात करें तो ये बोलता है कि अगर A प्लस 1 है तो ये हमारा 1 होगा, या अगर हम बात करें A इंटू 0 है तो ये हमारा 0 होगा, ये बोलता है हमारा डोमिनेंट लॉ। क्लियर है? तो आइए हम कुछ इनके लॉज को देखते हैं। जैसे ये बोलता है हमारा आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, 1 इंटू A करेंगे तो A आएगा, और 0 में A को जोड़ेंगे तो ये A आएगा। ये 2 फंक्शन है, ये एंड गेट का है और ये और गेट का है। नल लॉ क्या बोलता है, 0 इंटू A करेंगे तो 0 आएगा, और 1 प्लस A करेंगे तो ये 1 आएगा। आइडेम्पोटेंट लॉ बताया जा चुका है कि A इंटू A करेंगे तो ये A आएगा, या A प्लस A करेंगे तो A आएगा। इनवर्स लॉ क्या बोलता है कि अगर A में A डैश को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, और A में A कॉम्प्लीमेंट को हम ऐड करें तो ये 1 आएगा। कम्यूटेटिव लॉ हमने देखा, AB जो होता है बराबर होता है BA के, और A प्लस B जो होता है बराबर होता है B प्लस A के। एसोसिएटिव लॉ भी मैंने बता दिया आपको, एंड फॉर्म में देख लीजिए, A B C है, A B को एक साथ सॉल्व करे या B C को एक साथ सॉल्व करे, इसका जो सॉल्यूशन है वो इक्वल आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि A प्लस B इंटू C है तो A प्लस B इंटू A प्लस C किया जा सकता है, या A इंटू B प्लस C है तो AB प्लस AC भी किया जा सकता है। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, A इंटू A प्लस B है तो ये A आता है, A प्लस AB है तो ये भी A आता है। डिमॉर्गन लॉ क्या है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। AB बार जो होता है A बार प्लस B बार के बराबर होता है, और A प्लस B का बार जो होता है A बार इंटू B बार के बराबर होता है।
तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कोड कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट। इनमें से किस कंप्यूटर कोड में जो कैरेक्टर है उसको 8 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है? EBCDIC में, ASCII में, BCD में, या नन ऑफ दी एबव में? तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका है वो EBCDIC। इस कंप्यूटर कोड में आपको हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट की जरूरत होती है। अच्छा, EBCDIC और फुल फॉर्म बात करें तो ये आपका होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ASCII की बात करें तो क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। अच्छा, ASCII जो होता है आपका ये 7 बिट का होता है। इसके थ्रू हम लोग जो भी अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बाइनरी जो ये BCD है इसको हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी कोडेड डेसिमल। इस कोडिंग डेसिमल में क्या होता है कि जो भी बाइनरी जो भी डेसिमल नंबर है 0 से लेकर के 9 तक, उसको हम लोग 4 बिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? 4 बिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो BCD में कितना आ गया? 4 बिट। ASCII में कितना आ गया? 7 बिट। और EBCDIC में कितना आ गया? 8 बिट। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। A toggle operation cannot be performed using a single। टॉगल ऑपरेशन जो है इनमें से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट और एक्सोर गेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो है एंड गेट। अच्छा, टॉगल ऑपरेशन क्या होता है? तो टॉगल ऑपरेशन का मतलब होता है कि अगर हम इनपुट को 1 दें तो आउटपुट हमारा 0 आना चाहिए, और अगर इनपुट को 0 दें तो आउटपुट हमारा 1 आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं टॉगल ऑपरेशन, यानी कि उल्टा होता है। ठीक है। तो हम यहां समझते हैं, ये हमारे पास जो ऑप्शन है 4 गेट है। ठीक है। एंड गेट पे हम बाद में आते हैं। पहले हमारे पास है नॉर गेट और नैंड गेट। ठीक है। इन दोनों गेट्स को अगर आप देखें तो इन दोनों गेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। इसमें आप देखिएगा तो इसमें इनबिल्ट आपके पास एक नॉट गेट होता है। अगर हम इन दोनों इनपुट को क्या करें? कनेक्ट कर दें। इन दोनों इनपुट को कनेक्ट कर दें और हमारे पास एक इनपुट बच जाएगा। तो जो भी इनपुट बचेगा, अब ये कैसे इस नॉट गेट के जैसा बिहेव करेगा। अगर हम यहाँ 1 देते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है 0 आ जाएगा। अगर हम इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी अगर हम इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट 0 आ जाएगा। आउटपुट 0 देंगे तो सॉरी इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आप देख रहे हैं टॉगल कैसा बिहेव कर रहा है। अब आते हैं हम एक्सॉर के पास। एक्सॉर गेट को अगर हम देखें तो अगर हम इसके एक इनपुट को फिक्स कर दें, जैसे मान लो A है, A को हम फिक्स कर देते हैं 1 पे, कर दें, तो जो हम सेकेंड इनपुट में देंगे वही हमारा आउटपुट में भी आ जाएगा। यहाँ आप देखिए इसके टेबल में हम A को क्या फिक्स किए हैं, यानी हमारे पास 2 ऑप्शन बचा, क्योंकि A को फिक्स कर दिए 1, तो हम 0 दिए हैं B को, तो आउटपुट कितना आया है? 1 आया है। और हम B को 1 दिए हैं तो आउटपुट कितना आया है? 0 आया। तो क्या ये भी टॉगल का कंडीशन बन रहा है? बन रहा है ना, ये भी टॉगल का कंडीशन बन रहा है। लेकिन आप एंड गेट देखेंगे तो आप तो ना तो इसमें कुछ कनेक्ट करके ना ही किसी को फिक्स करके आप टॉगल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसलिए एंड गेट जो है वो सिंगल यानी कि अकेला एंड गेट टॉगल का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है।
इस चीज को आप याद करेंगे, नैंड गेट जो होता है और नॉर गेट जो होता है वो आपका यूनिवर्सल गेट कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड कोइंसिडेंस डिटेक्टर? इग्नोर गेट, और गेट, नॉट गेट और इग्जोर गेट। तो आपका इग्नोर गेट जो है इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस डिटेक्टर। कोइंसिडेंस डिटेक्टर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्वालिटी डिटेक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वालिटी डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका होता है कौन सा? इग्नोर गेट। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है अगर हम सारे इनपुट को सेम कर दें तो इसका आउटपुट जो होगा वो एक होगा। कोइंसिडेंस डिटेक्टर का मतलब होता है कि अगर सारे इनपुट को, ठीक है, हम सेम कर देते हैं, ठीक है, इनपुट हमारा सेम है तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। वो डिपेंड नहीं करता है, सारा इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, सारा इनपुट 1 है तो आउटपुट कितना आएगा? ये भी 1 आएगा। क्लियर है? आइए हम इसको देखते हैं। जैसे ही हमारे पास ये XNOR है, देखिए इसका सारा इनपुट A और B 0 है तो आपके पास आउटपुट कितना आया? 1 आया। और A और B ये दोनों इक्वल है, 1 है, फिर भी आउटपुट कितना आया आपके पास? 1 आया। क्लियर है? अगर हम और गेट की बात करें तो और गेट जो होता है ये आपका जब इसका कोई भी अगर इनपुट 1 होता है तो इसका आउटपुट 1 हो जाता है। अगर एनी इनपुट इज 1, आउटपुट इज 1। क्लियर है? नॉट गेट जो होता है इसको हम बोलते हैं लॉजिकल इन्वर्टर। ये कुछ नहीं करता है, बस हमारे इनपुट को उल्टा कर देता है। तो क्या कहलाता है? लॉजिकल इन्वर्टर कहलाता है। ये जो आपका XOR गेट है जिसका ट्रुथ टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, XOR गेट जो होता है इसको हम बोलते हैं एंटी कोइंसिडेंस गेट। या इसका एक और नाम हो जाएगा क्या? जब उसका इक्वलिटी है तो इसका क्या हो जाएगा? इन इक्वालिटी गेट। जस्ट उसके उल्टा, कि अगर सारा इनपुट सेम है तो आउटपुट 0। अगर देखिए यहाँ पे A और B दोनों सेम है 0 0 तो इसका आउटपुट कितना आ गया? 0। और यहां देखिए इसका 1 1 सेम है तो इसका आउटपुट कितना आ गया? 0। तो XNOR जो है आपका वो है कोइंसिडेंस और XOR जो है आपका वो है एंटी कोइंसिडेंस। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट इज 1 इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज 1। ठीक है, हमने पीछे देखा था कि अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा। ये किसका प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है आपका और गेट का, ऑप्शन नंबर 3 का। नेक्स्ट है आपके पास, इन विच लॉजिक गेट द आउटपुट इज कंप्लीमेंट टू द इनपुट। अभी हमने पीछे देखा आउटपुट जो है कंप्लीमेंट होता है इनपुट का, किसमें? लॉजिकल इन्वर्टर में। और लॉजिकल इन्वर्टर में किसको बोलते हैं? नॉट गेट को। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, विच मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0। इनमें से किस रिप्रेजेंटेशन में 0 के लिए 2 रिप्रेजेंटेशन होता है? साइन मैग्नीट्यूड, 1's कंप्लीमेंट या 2's कंप्लीमेंट। तो इसका राइट आंसर जो है आपका है 4th ऑप्शन, यानी कि बोथ 1 एंड 2, यानी साइन मैग्नीट्यूड और 1's कंप्लीमेंट, इसमें हमारे पास 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अगर आपको ऑप्शन में साइन मैग्नीट्यूड और 1's कंप्लीमेंट में से एक पूछा जाए तो आप साइन मैग्नीट्यूड को प्रेफर करेंगे, ये आपका सुटेबल आंसर होगा उस हिसाब से। लेकिन ऑप्शन में जब दोनों दिया हुआ है तो दोनों भी हो जाएगा। आइए हम समझते हैं कैसे। अगर साइन मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो +0 लिखना होता है, तो हम टोटल कितना 8 बिट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा क्या आ गया? +0 का वैल्यू आ गया। -0 में कैसे लिखते हैं हम लोग? तो इधर से 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 और जो चौथा था उसको 1 कर देते हैं। ठीक है, साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि जो MSB बिट है, ठीक है, एक सेकंड, जो आपका MSB बिट है जैसे 0 और ये 1 है ना,
इसको हम लोग बोलते हैं साइन बिट। इससे पता चलता है कि नंबर का साइन क्या है। अगर 0 है तो वो बताया कि नंबर पॉजिटिव है, अगर 1 है तो वो बताया कि नंबर निगेटिव है। बाकी की ये जो 7 बिट हैं ये आपके उस नंबर के वैल्यू को बताते हैं। क्लियर है। और एमएसबी बिट जो होता है आपका वो बताता है साइन मैग्नीट्यूड को कि वो नंबर किस साइन का है। तब देख रहे हैं कि साइन मैग्नीट्यूड में हमारे पास 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में। वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर हम 0 को प्लस 0 का लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हमारे पास 0 हो गए। अच्छा अगर हम माइनस 0 लिखना चाहे तो हम जानते हैं कि अगर नंबर को माइनस में रिप्रेजेंट करना है तो वंस कॉम्प्लीमेंट लिखते समय, जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, हम पॉजिटिव वाले में जो भी बाइनरी डिजिट आया उसको हम इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि 0 को 1 कर देते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 और 4, तो ये देखिए अब ये -0 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में भी हमारे पास 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। अब आते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट में। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, प्लस 0 तो होगा उतना ही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 और 8। ठीक है। अच्छा टूज कॉम्प्लीमेंट हम जब बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। और वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाते हैं, जो नंबर आया है उसके डिजिट को रिवर्स करेगा। पीछे देखा, इसको रिवर्स कीजिए, 1 1 1 1 फिर 1 1 1 और 1। क्लियर है। अब ये क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट है। अगर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट को 1 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे 1 ऐड करते हैं तो 1 आपको ऐड करने में पता चलेगा 1 1 0, कैरी 1 आ जाएगा, फिर ये 1 1 0। इस तरह आप ऐड करते जाइएगा, एक यहाँ 1 मिलेगा, आपको मिलेगा क्योंकि जो कैरी था आपको वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन कितना 8 बिट का है, तो जो 9th बिट जो हमारा 1 आया है 9th बिट पे, वो आपका जो होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमारा नंबर कितना बचा, ये 8 0। अगर देखिए प्लस 0 का भी वैल्यू उतना ही आया है और -0 जब हम बनाए हैं तो उसका वैल्यू भी उतना ही आया है। तो इस फॉर्मेट में 0 के कितने रिप्रेजेंटेशन हो गया, 0 के एक ही रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसलिए थर्ड जो आपका वो ऑप्शन नहीं होगा। तो साइन मैग्नीट्यूड और वंस कॉम्प्लीमेंट आपके करेक्ट आंसर है, यानी बोथ 1 एंड 2। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं, द अरिथमेटिक ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म्ड ऑन एवरी बाइनरी नंबर इज कॉल्ड। जब बाइनरी नंबर पे अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी अरिथमेटिक, बाइनरी कैलकुलेशन या बाइनरी मेथड। हम इसका नाम देते हैं बाइनरी अरिथमेटिक। क्या नाम देते हैं, बाइनरी अरिथमेटिक नाम देते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। अच्छा कॉम्बिनेशनल सर्किट पता है आपको, कॉम्बिनेशनल सर्किट हम उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग गेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसी से मिलता जुलता आपका होता है सीक्वेंशियल सर्किट। क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट, जिसमें हम लोग फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। अगर आपको इन सारे का अगर आपको डायग्राम याद है तो आप पता लगा सकते हैं कौन कॉम्बिनेशनल सर्किट है। क्लियर है। तो बोला कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं है, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर या काउंटर। तो काउंटर जो आपका है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं है, ये आपका है सीक्वेंशियल सर्किट है। क्लियर है यहां तक, क्यों, क्योंकि हम इसमें फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है देखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट इज ए टाइप ऑफ डिजिटल लॉजिक सर्किट वेयर द आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द करेंट इनपुट। और कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होता है उसमें जो आउटपुट डिपेंड करता है आपका वो केवल करेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, पास्ट इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, नो मेमोरी, इट डज नॉट स्टोर पास्ट स्टेट। जो पहले के स्टेट है, जो प्रीवियस स्टेट है, उनको ये स्टोर नहीं करता है। इंस्टेंट आउटपुट, द आउटपुट चेंजेस इमीडिएटली, आउटपुट इमीडिएटली चेंज होता है आफ्टर द इनपुट चेंजेस। जैसे ही हम
इनपुट को चेंज करते हैं आउटपुट भी चेंज हो जाता है। एक्सक्लूडिंग माइनर गेट डिले, जो भी अपना गेट का थोड़ा बहुत डिले है उसको अगर हम एक्सक्लूड कर छोड़ दें तो आउटपुट जो होता है वो इमीडिएट चेंज होता है। क्लियर है? लॉजिक गेट्स, इट इज बिल्ड इंटायरली यूजिंग द फंडामेंटल गेट्स। कन्वेंशनल सर्किट जो होता है वो फंडामेंटल गेट से बनता है, जैसे एंड, और, नॉट, नैंड और नॉर गेट। इनसे मिला के हम लोग क्या कन्वेंशनल सर्किट बनाते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट की बात करें हम तो सीक्वेंशियल सर्किट इज ए डिजिटल लॉजिक सर्किट वेयर द आउटपुट डिपेंड्स ऑन बोथ, किस पे तो करेंट इनपुट पे और पास्ट हिस्ट्री पे यानी प्रीवियस स्टेट पे। अभी जो हम इनपुट दिए हैं उस पे और जो पास्ट हिस्ट्री था पहले का जो इनपुट था उन दोनों पे डिपेंड करता है सीक्वेंशियल सर्किट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है तो मेमोरी एलिमेंट, इट कंटेन स्टोरेज डिवाइस लाइक फ्लिप फ्लॉप और लैच। ठीक है, ये क्या यूज करता है, फ्लिप फ्लॉप को यूज करता है और लैच को यूज करता है पीछे के जो स्टेट है उनको रिमेंबर करने के लिए, इसलिए ये जो होता है वो स्टोरेज डिवाइस के जैसा काम करता है। क्लॉक सिग्नल, मोस्ट सीक्वेंशियल सर्किट यूज ए क्लॉक सिग्नल टू सिंक्रोनाइज स्टेट चेंजेस ओवर द टाइम। ठीक है, फीडबैक लूप, आउटपुट सिग्नल्स आर फीडबैक इनटू द इनपुट साइड थ्रू द मेमोरी एलिमेंट। जो भी आउटपुट के यहां जो भी था उसको फिर वापस से फीडबैक कर दिया जाता है इनपुट के पास, तो ये फीडबैक लूप के जैसा भी काम करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द सम ऑफ टू वेरिएबल x एंड y रिजल्टेड बाय अ हाफ एडर। हाफ एडर में जो सम का एक्सप्रेशन है वो कौन सा है इसमें? क्लियर है? तो अच्छा, हाफ एडर हम क्यों यूज करते हैं तो हाफ एडर हम यूज करते हैं किसी भी दो बिट को ऐड करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास बिट है x और एक बिट है y, तो हम दो बिट को ऐड करते हैं तो हमारे पास दो चीज आता है। क्या क्या आता है? एक तो सम आता है और दूसरा कैरी आता है, यही आता है। अगर दो बिट हमारे पास है तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा तो 0 0 बनेगा, 0 1 बनेगा, 1 0 बनेगा या 1 1 बनेगा, ये बनेगा। अगर हम 0 में 0 को ऐड करते हैं, अगर हम 0 में 0 को ऐड करें तो सम 0 आएगा और कैरी भी 0 आएगा। 0 में 1 को ऐड करेंगे तो सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। 1 में 0 को ऐड करेंगे तो सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। 1 में 1 को ऐड करेंगे तो सम 1 आएगा और कैरी भी 1 आएगा। तो ये हमारा जो था हाफ एडर का हमारे पास ये ट्रूथ टेबल आ गया। ठीक है, तो हमारे पास सम है और कैरी है, तो हम इसका एसओपी लिख सकते हैं। ठीक है, एसओपी में क्या होता है, जो फंक्शन होता है किसका किसका लिख सकते हैं, एक सम के लिए और एक कैरी के लिए। तो हमसे पूछा गया है किसके लिए, सम के लिए। हम दोनों के लिए देख लेते हैं। तो हम एसओपी किसके लिखते हैं, यहाँ पे 1 आया है तो 1 कहां पे आया, यहाँ पे आया है। ठीक है, और यहाँ पे आया है। अच्छा ये देखिए, अगर 1 1 हम करते हैं तो इसका सम 0 आता है, कैरी 1 आता है। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो ये हमारे पास दो जगह 1 आया है। ठीक है, तो इसके लिए अगर 1 कैसे आया होगा तो 1 आया यहाँ पे कैसे, x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई और प्लस यहाँ पे x इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, x इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, ये है ना। और अगर हम कैरी की बात करें तो कैरी 1 यहाँ पे आया, ये 1 कैसे आया, अगर दोनों जगह 1 है तो इसको कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर देना, x इंटू वाई। अगर हमसे कैरी का पूछता तो ये होता है x इंटू वाई। हमसे किसका पूछा, सम का। सम का कितना है, x कंप्लीमेंट इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई कंप्लीमेंट। अगर आप ये देखें तो ये जो फंक्शन है ये आपका एक्स और का है, तो एक्स और का साइन ये होता है, एक्स और वाई जो ये है सम का हमारा एसओपी आ गया और ये कैरी का आ गया। आपसे जो पूछा जाए आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक्स और वाई जो है आपका ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसका अगर आप बनाना चाहते हैं डायग्राम तो वो कैसे बनेगा, ये हमारे पास दो इनपुट हो गया x और y और ये सम निकाल रहा है, तो सम हमारे पास किससे आ जाएगा, XOR गेट से। XOR गेट का ये नोटेशन होता है, ये हमारे पास सम आ गया सम। कैरी में क्या करना है, x इंटू वाई मत करना है, तो ये हमारे पास हो गया x और ये हो गया y। इसमें हम क्या करेंगे कि एंड गेट लगा देंगे और ये हमारा क्या हो गया कैरी। अब हम इसको मिला करके बोलते हैं क्या, हाफ एडर। क्या बोलते हैं, हाफ एडर। अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हाफ एडर को बस हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा हो गया हाफ एडर, यहां से हम डालेंगे x, यहां से डालेंगे y,
तो निकलेगा क्या क्या, सम और कैरी। क्लियर है? तो हाफ एडर से आपके पास इतने क्वेश्चन हो सकते हैं। x माइनस वाई जो है इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं हाफ सबट्रैक्टर से। किससे हम इंप्लीमेंट करते हैं? हाफ सबट्रैक्टर से। अच्छा, x प्लस वाई क्या है आपका? ये आपका और ऑपरेशन है, ठीक है। एक्स वाई क्या है आपका? ये एंड ऑपरेशन है, एंड गेट से जो ऑपरेशन करते हैं वो। क्लियर है तक आपका? नेक्स्ट है आपके पास ऑल डिजिटल सर्किट्स कैन बी रियलाइज यूजिंग ओनली। जितना भी डिजिटल सर्किट है आपका उसको हम लोग बना सकते हैं किससे? XOR गेट से, मल्टीप्लेक्सर से, हाफ एडर से या और गेट से। तो हम इसको बना सकते हैं मल्टीप्लेक्सर से, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर के थ्रू हम लोग कोई भी बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये मल्टीप्लेक्सर जो होता है आपका वो फंक्शनली कंप्लीट होता है। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनली कंप्लीट, क्योंकि इससे हम कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी तीनों की बात करें, फर्स्ट की, थर्ड की और ये फोर्थ की, ठीक है, इनसे हम सारे बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसके साथ कोई ना कोई एडिशनल कंपोनेंट या इन्वर्टेड इनपुट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तब तक हम इसे सारे गेट को नहीं बना सकते हैं। बोलता है द मल्टीप्लेक्सर विथ 4 बिट डाटा इनपुट इज ए। अगर कोई 4 बिट डाटा है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लेक्सर में? तो ये बोलते हैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अपने पास डेसिमल डिजिट कैन बी कन्वर्टेड टू ए बाइनरी फॉर्मेट यूजिंग। डेसिमल नंबर जो है उसको बाइनरी फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं कैसे? डिकोडर से, इनकोडर से, मक्स से या डी मल्टीप्लेक्सर से। इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर, शॉर्ट में मक्स, और डीमक्स को डी मल्टीप्लेक्सर। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं इनकोडर के थ्रू, ठीक है। तो डिकोडर आपको पता चल गया उल्टा, इसको किससे कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी से डेसिमल में। क्लियर है? नेक्स्ट है अपने पास कैरी ऑफ ए फुल एडर इज ए। कैरी जो होता है फुल एडर में, अभी हम देखा हाफ एडर में कैरी देखा था, ठीक है। फुल एडर में जो कैरी होता है कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है, नॉन सिमेट्रिक होता है, कैन नॉट से नॉन ऑफ दी एबव। तो अगर हम बात करें कैरी जो होता है फुल एडर का वो आपका सिमेट्रिक होता है। क्लियर है? सिमेट्रिक कहने का क्या मतलब है? सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि अगर हम उनके इनपुट को चेंज कर दें तो आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आता है। आइए हम इस फुल एडर के कैरी के ट्रूथ टेबल से समझते हैं। ये आपका कैरी के जो है फुल एडर का उसका ट्रूथ टेबल है ए, बी और सी। हम फुल एडर में 3 इनपुट लेते हैं, ठीक है, और आउटपुट हमारे पास 1 आता है। तो अगर देखिए इसमें से किसी भी इनपुट को चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप इधर देख लीजिए, ए 0 है और बी 1 है। अगर हम ए को 1 कर दे और बी को 0 कर दे, जो कि नीचे वाला स्टेप ही है, ए को 0 कर दिए, बी को 1 कर दिए, और सी तो 0 का 0 है ही, तो देखिए उस केस में भी आउटपुट 1 था, इस केस में भी आउटपुट सॉरी यहाँ पे उस केस में आउटपुट 0 था और उस केस में भी आउटपुट 0 है। यहाँ पे आते हम, ये तो हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे ये बी 0 है और सी इन आपके पास 1 है, ठीक है। बी 0 है, सी इन 1 है, ठीक है। तो अब सी इन को 0 कर दीजिए और बी को 1 कर दीजिए, तो देखिए इस केस में भी आपका आउटपुट 1 है और इस केस में भी आपका आउटपुट 1 है। तो आउटपुट कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसलिए हम बोलते हैं कि कैरी जो होता है फुल एडर का वो एक सिमेट्रिक फंक्शन होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपके पास डीमल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज टू रियलाइज। डीमल्टीप्लेक्सर से हम क्या बना सकते हैं? काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, कॉम्बिनेशनल सर्किट और डिस्प्ले सर्किट। तो डीमक्स जो आपका होता है वो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, तो इसे बन भी क्या जाएगा? कॉम्बिनेशनल सर्किट ही बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो आपका वो करेक्ट आंसर है। डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है? तो ये आपका सिंगल इनपुट लेता है और मल्टीपल आउटपुट
देता है। ये हमारा डीमल्टीप्लेक्सर का काम है। डीमल्टीप्लेक्सर वैसा ही सर्किट बनता है जिसमें गेट का यूज होता है, और वो होता है क्या, कॉम्बिनेशनल सर्किट। हम काउंटर की बात करें, उन्होंने पीछे देखा था, काउंटर जो होता है आपका वो सीक्वेंशियल सर्किट होता है, यानी कि हम इसमें फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं मेमोरी एलिमेंट के रूप में। शिफ्ट रजिस्टर भी आपका सेम सीक्वेंशियल सर्किट होता है और फ्लिप फ्लॉप का ही यूज करता है। अगर हम डिस्प्ले सिस्टम की बात करें तो ये आपका स्पेसिफिक डिकोडर या ड्राइवर का यूज करता है। नेक्स्ट है द एम बिट एडर कॉन्टेंस फुल एडर। एम बिट एडर जो होता है उसमें कितना फुल एडर होना चाहिए, तो उसमें आपका एम फुल एडर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे स्पेशली बात कर दें कि इसमें से एक हाफ एडर है तो एम एडर की आवश्यकता पड़ जाएगी m-1, लेकिन इसमें कुछ हाफ एडर का जिक्र नहीं किया है, तो हम लोग टोटल कितना ले लेंगे, एम एडर जो ले लेंगे वो ले लेंगे, क्योंकि एक बिट को ऐड करने के लिए एक फुल एडर की आवश्यकता होती है। क्लियर है? डीमल्टीप्लेक्सर इज यूज टू, डीमल्टीप्लेक्सर का यूज किस लिए किया जाता है, रूट द डाटा फ्रॉम ए सिंगल इनपुट टू वन और मेनी आउटपुट। हमने पीछे ही देखा था इसको, सिंगल इनपुट लेता है और मेनी आउटपुट देता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट डाटा फ्रॉम सेवरल इनपुट एंड रूट टू द सिंगल आउटपुट, ये किसका काम है, ये आपका काम है मल्टीप्लेक्सर का। किसका काम है ये, मल्टीप्लेक्सर का। थर्ड, परफॉर्म सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन, ये भी आपका जो है वो डीमल्टीप्लेक्सर कर सकता है, लेकिन प्राइमरी काम हमसे पूछा गया है तो आपका जो है वो पहला है, ये इसका मेन काम है, और ये जो इसे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो बोथ होगा तो बोथ आंसर हो जाता है, लेकिन अगर नहीं बोला है तो इसका 1 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। द 7 बिट हैमिंग कोड इज यूज टू ट्रांसमिट, 7 बिट का अगर हम हैमिंग कोड लिखते हैं तो उसमें डाटा कितना होता है, 3 डाटा बिट, 4 डाटा बिट, 7 डाटा बिट, 4 डाटा बिट या 9 डाटा बिट। तो अगर हम बात करें हैमिंग कोड का, तो 7 बिट हैमिंग कोड जो है इसको हम लोग इधर करेक्शन कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इधर करेक्शन कोड भी कहते हैं। अगर हम इसमें 60 बिट यूज कर रहे हैं तो इसमें से आपके पास 4 बिट जो होते हैं वो डाटा होते हैं, और 3 बिट जो होता है वो रिडंडेंट पैरिटी बिट होता है। ठीक है, तो यानी हमसे पूछा गया कितना डाटा बिट का, तो कितना आंसर हो जाएगा, 4 डाटा बिट, यानी ऑप्शन नंबर 3। जैसे हम देख लेगा पे 1 2 3 4 5 6 7 बिट है हमारे पास। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हम कैसे पता चलेगा कि डाटा बिट कहाँ है और रिडंडेंट बिट कहाँ पे है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं 2n का। आ रहा है समझ में, जैसे अगर हमारे पास 3 रिडंडेंट है तो 2 की पावर 3। ठीक है, कहां कहां हो जाएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये होगा ना, फिर ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। तो इन 3 जगह पे हमारे पास जो होंगे वो रिडंडेंट बिट होंगे। ठीक है, 1 2 और 4 पे हमारे जो होंगे वो रिडंडेंट बिट होंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा जो होगा पैरिटी बिट होगा 1, पैरिटी बिट 2, यहाँ पे पैरिटी बिट 3। बाकी जो पोजीशन बच गया वहां पे हम क्या देते हैं, डाटा देते हैं, यानी कि होगा डाटा बिट 1, डाटा बिट 2, डाटा बिट 3 और ये डाटा बिट जो होता है आपका वो 4 होता है। क्लियर है, तो ये आपका जो होता है वो हैमिंग कोड का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अपने पास Which of the following code is known as 8421 code? ग्रे कोड, हास्की कोड, XS3 कोड, BCD कोड। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका BCD कोड, यानी ऑप्शन नंबर 4। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। ये जो होता है BCD, इसको हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी
कोड में लिखते हैं जैसे, और ये 4 बिट का होता है, 1 2 3 और 4। तो इस पोजीशन पे इसका वेट जो होता है 2:0 होता है, इस पोजीशन पे 2:1 होता है, इस पोजीशन पे 2:3 होता है, इस पोजीशन 2:4 होता है। 2:2 का मतलब हो गया 1, 2:1 का मतलब हो गया 2, 2:3 मतलब हो गया, सॉरी 2:2 और 2:3, 2:2 का मतलब हो गया 4 और 2:3 का मतलब हो गया 8। इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, 8421 कोड भी बोलते हैं। और आप देखें इस हर एक पोजीशन का अपना ये वेट है, इसलिए इसको हम लोग वेटेड न्यूमेरिक कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटेड न्यूमेरिक कोड बोलते हैं, जिसमें हर एक डेसिमल नंबर के लिए 4 बिट आपके पास बाइनरी सीक्वेंस का यूज होता है। ठीक है, अगर हम ग्रे कोड की बात करें तो ये आपका नॉन वेटेड कोड होता है। क्या होता है आपका, नॉन वेटेड कोड होता है। आस्की की बात करें, मैं पीछे देखा था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये आपका 7 बिट यूज करता है, जिसमें हम हमारे जितने भी न्यूमेरिक कोड्स हैं उनको अल्फाबेट, नंबर, सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। XS3 जो होता है इसका एक नाम होता है XS3। क्या होता है, XS3 नाम होता है, और ये आपका जो है ये भी आपका नॉन वेटेड कोड है, नॉन वेटेड कोड है। ये कोड कैसे मिलता है, तो जब हम BCD कोड में 3 को ऐड कर देते हैं तो जो कोड मिलता है उसको हम बोलते हैं XS3 कोड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, XS3 कोड बोलते हैं। क्लियर आता है। नेक्स्ट है आपके पास, द क्लॉक सिग्नल्स आर यूज्ड इन सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में क्लॉक सिग्नल का यूज क्यों करते हैं, टू टेल द टाइम ऑफ द डे, to tell how much time has elapsed since the system was turned on, या to carry serial data signals to synchronize events in various parts of the system। तो सीक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक सिग्नल का यूज करते हैं हम सिस्टम के वेरियस पार्ट में सिंक्रोनाइज करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो ये आज का हमारा वीडियो था वो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।